ही संस्थान है। क्या यहाँ जादू टोना होता है? क्या यहाँ आत्माओं को बुलाकर उनसे बातचीत होती है? भोग लगवाया जाता है आत्माओं का 13 दिन से पहले। कितनी सच्चाई है इन सब बातों में, आइए जानते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी गोविंद भाई की। उन्हीं ने मुझे कुछ जादू टोने के बारे में बताया था। आज मैं आपसे उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी मध्य प्रदेश सागर जिले से। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज क्या ब्रह्मा कुमारी संस्थान में भूत का डेरा है? क्या वहां आत्माओं को बुला के बात करवाई जाती है? कोई इंसान जब शरीर त्याग देता है तो उसके 13 दिन से पहले भोग लगाया जाता है। तो क्या सच में वो आत्मा आती है और बात सब कुछ बताती है? क्या ये सब पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे केस पड़े हुए हैं जो पेंडिंग है। उनकी आत्मा कहाँ गई है? यहाँ जाके उनसे पूछ सकते हैं, वो बता सकती हैं किसी के तन में आके। खैर ये सब छोड़ो। गोविंद भाई ने मुझे कुछ बातें बताई थी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं गोविंद भाई कौन है। और गोविंद भाई के सिलसिले में पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि गोविंद भाई ने एक गलत कदम उठाया था और अपने जेब में, कुर्ते के जेब में एक लेटर लिख के रखा था जिसमें दीदी का नाम था। फिर पुलिस आई इस सिलसिले में पूछताछ करने के लिए, लेकिन दीदी मिली नहीं थी। और एक दो बार आई होगी और लगभग 6 महीने तक दीदी गायब रही थी। उसके बाद फिर सब मामला ठंडा हो गया था। गोविंद भाई का आगे पीछे कोई नहीं था। मतलब उनकी जो वाइफ थी पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, यानी उनकी डेथ हो गई थी और वो अकेले रहते थे। एक ब्रह्मा कुमार जैसा जीवन वो जी रहे थे। पहले तो वो सागर सेंटर से जुड़े हुए थे, इसके बाद फिर वो माउंट आबू चले जाते हैं सेवा करने के लिए। लेकिन जो कि वो अधर कुमार भी थे और अब सेवा शुरू शुरू में जो भी कुमार कुमारी, अधर कुमार कुमारी आते थे वो रहने लगते थे, क्योंकि उस समय कम लोग थे और जो भी सेवाएं वगैरह थी, ट्रेनिंग वगैरह थी, सब होनी उसके लिए वहां समर्पित कर लिया जाता था। लेकिन जैसे ही संस्थान का विस्तार होता गया, ऑर्गेनाइजेशन का, और चारों तरफ से सेवाधारी आने लगे, तो इतना ज्यादा जो समर्पण का, सरेंडर होके वहीं रहने का जो धीरे धीरे से प्रोग्राम था वो बंद हो गया था। अब ये ऐसा सिस्टम हो गया था कि जॉन बाय जॉन लोग आते थे हर 15 दिन के लिए, और उनके साथ कुमार कुमारी, माताएं, भाई बहन, बच्चे, बूढ़े सब आते थे। और उनको उनकी एज के हिसाब से, उनकी कैटेगरी के हिसाब से सेवाएं वहां दे दी जाती हैं कि आप यहाँ म्यूजियम समझाना, आप इसकी देखभाल करना, आप भोजन पानी में सपोर्ट करना, और ऐसी सब सेवाएं चलती रहती हैं। तो 2008-9 के लगभग गोविंद भाई गए होंगे माउंट आबू, और वहां उन्होंने जाके, मुझे ये क्लियर नहीं है क्योंकि मैं उनसे 2014-15 में मिली हूँ। तो वो कब माउंट आबू गए वो बता रहे थे। माउंट आबू वो गए होंगे और वहां उन्होंने कहा होगा कि मुझे सरेंडर कर लो, मैं यहाँ सेवाएं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अभी तो देखिए संस्थान का बहुत विस्तार हो चुका है, सेवाधारी आते ही रहते हैं और सबको सेवा का चांस मिलना चाहिए, इसीलिए किसी को भी परमानेंट सरेंडर यहाँ नहीं करा जाता है। और जिनको सरेंडर होना है वो अपने मन से सरेंडर होते हैं। अब यहाँ हद में नहीं रहना है, बेहद में जाना है, तो यहाँ आप 8-15 दिन के लिए, महीना भर के लिए, 2 महीना, 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा आप 6 महीना के लिए यहाँ सेवा कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखो बेहद की सेवा, आपको पूरे विश्व का राजा बनना है तो पूरे विश्व की सेवा की सोच रखो। यहाँ अकेले आपको बैठ नहीं जाना है, तो आप यहाँ रहो जितने दिन आपका मन लगे और सेवा करो। उसके बाद आप जाओ अपने क्षेत्र में जहाँ के आप मूल रूप से रहने वाले हो, वहीं जाके आप सेवा करना। तो ऐसा उनको कहते हैं। वो वहां 2-4 महीने जितना भी रहते होंगे, सेवा करते होंगे। फिर उन्होंने कहा घर क्या जाना, घर तो कुछ है नहीं, 2 कमरे की जगह है वहां गांव पे, और वहां ज्यादा सेवा का कुछ है नहीं, क्या कैसे करेंगे, तो यहीं कुछ जुगाड़ बनाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कोई नौकरी दे दो वॉचमैन की। तो वॉचमैन जो माउंट आबू में ऊपर पहाड़ियों पर ग्लोबल हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहां सभी आधुनिक सुविधाएं, इलाज, ऑपरेशन, सभी सर्जरी वगैरह सभी फैसिलिटीज मौजूद है। बड़े बड़े डॉक्टर वहां पेमेंट पे रखे गए हैं।
इलाज जो सरेंडर भाई बहन हैं उनका तो फ्री इलाज होता है, लेकिन जो बाहर के भी लोग आते हैं, वहीं गांव बस्ती के, शहर के, सिटी के, इधर उधर के, उन सब की फीस ली जाती है और सभी सुविधाएं और इलाज उधर उपलब्ध है। तो यहाँ ही ग्लोबल हॉस्पिटल के बाहर गेटमैन की नाइट ड्यूटी में ये गोविंद भाई को रख लेते हैं। इनको जो भी 6-7 हजार रुपए जो भी देते होंगे, थोड़ा बहुत पीएफ इनका कटता था, एक इनको कमरा, दोनों टाइम का खाना और नाश्ता और मुरली वगैरह करिए, ड्रेस, ये सब सुविधाएं उन्हें दी थी, साथ में पैसे भी देते थे। वो वहां रह रहे थे, 10-12 साल वो वहां रहे, उनकी थोड़ी एज भी हो गई थी। अब उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ तो काफी रह लिया है, अब अपने गांव जाते हैं, वहां कुछ पैसा निकलेगा पीएफ से, और मैंने इतना जमा किया है यहाँ जॉब करके, तो मैं वहां 1-2 कमरे बनवा लूंगा, बाबा का एक छोटा सा रूम बनवा लूंगा और वहां ही जाके सेवा करूंगा। तो वो आ जाते हैं, यहाँ सेंटर पे आते हैं 2015 के समथिंग, 2014 के लास्ट 15 में आते हैं और हमारी मुलाकात होती है। हम खुरई सेवा केंद्र पर ही थे, तो वहां ही गोविंद भाई एक आते हैं, सफेद ड्रेस पहने थे और अच्छे टोपी लगाते थे और रोज मुरली सुनने आते। मुरली सुनने के बाद थोड़ी बैठते, ज्ञान की चर्चा करते, चाय नाश्ता करते, फिर वो जाते। ऐसे ही बातों बातों में धीरे धीरे 10-15 दिन, महीना भर, 2 महीना हुए, उनको मालूम चल गया कि सेंटर पे क्या चल रहा है। इन दोनों इन यहाँ तो लड़ाई झगड़े होते रहते। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम तो छोटी बहन हो, बड़ी दीदी है, उनका अपना पाठ है, तुम्हारा अपना पाठ है, तुम भगवान को देखो, ज्ञान योग के बारे में करो, और तुम इन सब बातों में मत करो, टेंशन मत लिया करो, तुम खुश नहीं रहती हो, उदास रहती हो, टेंशन में रहती हो। तो हमने कहा जब इतनी मगजमारी चलती रहती है तो कहाँ ज्ञान योग में मन लग रहा है। मुझे तो इतना पता है, जिसका साथी हो भगवान क्या करेगा आंधी तूफान। तो भगवान को तो मैं दिल से मानती हूँ, आज भी मानती हूँ, तब भी मानती थी, और जब ज्ञान नहीं था उससे पहले भी मानती थी। मैं परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु का परिचय तो मुझे बाद में हुआ, लेकिन मैं भगवान शिव की भक्त तो शुरू से ही थी। घर में भी पूजा पाठ वाला सब माहौल था। तो भगवान पर एक आस्था, एक विश्वास था और चल रहा था काम। फिर वो बताते बातों ही बातों में कि मैंने कहा तुम वहां माउंट आबू में थे, जॉब कर रहे थे, आराम से रह रहे थे, गांव में यहाँ इतनी ज्यादा सेवाएं तो है नहीं। खुरई के पास ही उनका एक छोटा सा गांव था, वहां गड़ोला नाका निकल के, और वहां उनका गांव था। तो वहां ही वो रह रहे थे। उन्होंने 2 कमरे बनाए और पूरे बन नहीं पाए थे, अकेला उनने सीलिंग करवाई और दीवारें खड़ी करवाई, प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था। और कहने लगे चलो बहन जी, झंडा लगा दो, वहीं क्लास चलाएंगे। तो वहां आसपास गांव का एक भाई है, गांव में थोड़ा भाइयों के पास जाके क्लास करने में दिक्कत होती है, थोड़ा टाइम लगता है, 10-12 साल जमाने में, थोड़ा व्यवहार बनाने में। और ये तो बहुत दिन से गए हुए थे, और जब से इनको ज्ञान मिला था तो ये पूर्ण रीति से सरेंडर हो गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना वो वहीं रहने लगे, फिर वहां चले गए सेवा। तो थोड़े गांव के लोग डरे भी थे कि जो वहां जाता है ऐसे ही घर परिवार त्याग देता है, निर्मोही बन जाता है, और तो ज्यादा उनको, तो इसलिए वो कहते थे आप 8 दिन में बहन जी आ जाया करो वहां ज्ञान सुनाने। हमने कहा ठीक है। झंडा वगैरह लगवाया, गांव के कुछ लोगों को बुलाया, नहीं आए तो अपने ही लेके 10-12 लोग, माताएं, भाई बहन, कन्याएं सब चली गई थी और झंडा वगैरह वहां लगा के और आ गए थे। फिर वो बताते थे बहन जी मैं काम कर रहा था, मेरा तो मन नहीं था वहां से आने का, लेकिन मुझे तबीयत खराब हो जाती थी, मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए ये बातें सच हैं या झूठ हैं मुझे नहीं पता, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो गोविंद भाई थे वो बता रहे थे। खैर अब गोविंद भाई हमारे बीच नहीं है। तो वो कह रहे थे कि जादू टोना, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई जादू टोना करवा रहा है निकासी के लिए, और मुझे डर लग गया था। 2-3 बार मेरी तबीयत खराब हुई, फिर मैंने 1-2 जगह पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनके ही परिचित के कुछ लोग वहां तुम्हारी जगह पे पोस्ट पे आना चाहते, वॉचमैन की जॉब करना चाहते, इसलिए तुम्हें हटाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, अब कौन लोग हैं उनको ना तो मैं जानती हूँ, ना मुझे उनके नाम पता है। उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया था कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझ पे जादू टोना करवा के वहां से हटवाया। मजबूरी में मैं आ गया हूँ यहाँ, अब मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यहाँ कहीं मन नहीं लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मैंने कमाई करी है वो सब सेंटर पे दे दूं और सेंटर पे ही आराम से जीवन गुजर। उस वक्त तक हम किराए से रह रहे थे, हमारा पर्सनल सेंटर बना नहीं था, लेकिन प्लाट ले लिया गया था, वहां ट्यूबवेल वगैरह हो गया था और गिट्टी ईटे वीटे डलवाई गई थी, जिसकी रेख देख करने के लिए कोई एक भाई चाहिए था। तो दीदी ने कहा तुम एक काम करो, प्लाट पे एक झोपड़ी बना लो अपनी, कपड़े की पन्नी वन्नी की, और वहीं रहो, क्योंकि अपना सामान डला हुआ है, बोरिंग भी हो गई है।
तो घर बनना है बाबा का, तो ये सेवा करो, तो तुम वहां रहा करो, सुबह आया करो, मुरली सुना करो, चाय नाश्ता करके फिर वहीं जाया करो, रात वहीं रुका करो। अब वो वहां रहे, अब एक आध महीने रहे, गर्मी भी, पंखा भी, लाइट भी नहीं, अंधेरा है, आसपास भी ज्यादा कोई रहते नहीं, 2-4 मकान थे, कोई पानी भी पड़ोसी नहीं देना चाहता था, क्योंकि जान पहचान नहीं थी। गलत फहमियां भी लोगों की हैं। अब सही फहमी गलत फहमी कुछ लोगों के नजदीक में कुछ हो जाता है कांड वगैरह, तो उनको पता रहता है। कमेंट में बहुत से लोग लिखते हैं कि हाँ हमारे नजदीक भी है, हाँ बहन जी यहाँ कारों में घूमती हैं, हाँ रात में यहाँ जाती हैं, हाँ बाहर का खाती हैं। तो भरते रहते हैं लोगों, यानी उनको भी ज्यादा, हमसे ज्यादा जानकारी तो दुनिया में लोगों को है। तो वो बता रहे थे, फिर उनका मन नहीं लगा तो वो भोपाल चले जाते हैं जोन इंचार्ज बहन जी के पास, और बड़े सेंटर पे उन्होंने सोचा कि बड़े सेंटर पे कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। तो वहां जब जाते हैं तो जाने 2-4 महीना रहने के बाद उनको जाने क्या हो जाता है, और फिर वो ऐसा कदम उठा लेते हैं और एक लेटर लिखते हैं और लेटर जेब में रखते हैं, और वहीं पे उनका वो ऐसा कदम गलत उठा लेते हैं। और उस लेटर जब सब लोग देखते हैं तो कोई उनके नजदीक नहीं जाता, कुछ नहीं करता, और फिर पुलिस आती है। पुलिस देखती है, चेकिंग करती है, तो एक लेटर निकलता है जिसमें दीदी का नाम लिखा रहता है और भी 1-2 जन का नाम लिखा रहता है। और फिर वो जैसे ही ये बात सुबह की रहती है तो भाई बहन इधर-उधर फोन करते हैं कि यहाँ भोपाल सेंटर पे ऐसा हो गया है, एक भाई ने ऐसा-ऐसा कर लिया है और उसके में एक लेटर निकला है। तो पूछा होगा कि ये किरण दीदी कौन है, ये भाई कौन है, ये कौन है? तो ऐसा पूछा होगा लोगों ने, पता चला होगा कि लेटर में क्या लिखा है, किसी ने तो छुआ नहीं था सेंटर के भाई-बहनों ने। तो पता बता दिया होगा उनको, जैसे ही पुलिस वुलिस आती है पूछने के लिए कि तुम्हारा नाम लिखा था, क्या बात है ऐसी, यहाँ भी वो रहे हैं, क्या बात हुई थी? लेकिन ये सारी बातें होती और पूछताछ होती तो उस समय दीदी मिली नहीं थी, कोई और मिला नहीं था, जिनका नाम लिखा था पुलिस उससे ही पूछती। और भोपाल में तो अभी नए-नए ही आए थे, आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी किसी से, किसी बात की कोई कहा-सुनी नहीं थी। अब नए-नए हैं तो कोई बात ही नहीं थी वहाँ, तो उधर के बारे में कुछ भी लिखा नहीं था उन्होंने लेटर में, लेटर के आधार से ही पुलिस ने थोड़ी बहुत पूछताछ की थी। इसके अलावा फिर ये मामला यहीं खत्म हो जाता है, और उनके घर में तो कोई था नहीं, बीवी बच्चे और भी, और 1-2 भाई थे उनके, तो वो अपने परिवार के साथ थे। उनके 2 कमरे थे गाँव पे, और ये सब कुछ जब उनका कोई पूछने ही वाला नहीं था तो आगे कार्रवाई कौन बढ़ाएगा? तो ये मामला फिर यहीं खत्म हो जाता है, रफा-दफा होता है। तो भूत, जादू टोना ये सब दुनिया में सुना था, यहाँ गोविंद भाई के मुँह से सुना है। हालाँकि मैं इन सारी बातों की कोई पुष्टि नहीं कर रही हूँ। मुझे जो गोविंद भाई ने बताया था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है वहाँ, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो, जान सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो आप हमें मेल कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ, ये बात सच है या नहीं है। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। अच्छा ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, या किसी और चीज से रिलेटिव आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो आप वो भी हमें मेल कर सकते हैं। ओम शांति, राधे राधे।